हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य को मैथिली शरण गुप्त जी का योगदान। हिंदी काव्य को गुप्त जी का योगदान। कल हमने क्लास में पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताएं। तो हिंदी काव्य को गुप्त जी का योगदान। आधुनिक काल के कवियों में सबसे अधिक प्रचलित लोकप्रिय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो उनकी रचनाएं सबसे अधिक लोकप्रिय है। आधुनिक काल में जो भी नवीन विचारधाराएं विकसित हुई उन सभी में गुप्त जी को पूर्ण रूप से सफलता मिली है और लगातार 60 वर्षों तक उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा बड़ी लगन से की। अपने युग की विचारधाराओं समस्याओं तथा प्रश्नाकुलताओं और साहित्यिक चुनौतियों ने गुप्त जी को प्रेरित किया। चुनौतियों ने गुप्त जी को प्रेरित किया। सच्चे अर्थों में गुप्त जी की काव्य संवेदना में एक पूरी जाति की संवेदना को प्रतिनिधित्व मिला है। वास्तविक जीवन मूल्यों की पहचान गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कराई है। हालांकि अतीत में उनका मन विचरण करता रहता है, पर वे अतीत के नहीं हो जाते। वे अतीत का परीक्षण करके वर्तमान को नवीन मूल्य प्रदान करते हैं। वर्तमान युग की चेतना का आधार तो उनकी संवेदना के केंद्र में रहता है। वर्तमान को साथ लेकर वे गौरवमय अतीत को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो गुप्त जी का योगदान है उसके हम 4 बिंदु में उसको रेखांकित करेंगे। पहला है भाषा के क्षेत्र में कि मैथिली शरण गुप्त जी का भाषा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। भाषा के क्षेत्र में। फिर दूसरा है काव्य के जो विषय हैं, काव्य के विषय के रूप में कि किस प्रकार के विषय इन्होंने अपने काव्य में लिए, विषय के क्षेत्र में। तीसरा है काव्य के रूप के क्षेत्र में, रूप के क्षेत्र में। फिर है समाज के हित में। जो साहित्य है वो समाज के हित में, कि साहित्य जो है समाजोन्मुख है या नहीं, इसकी हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे।
तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रज भाषा के जो पक्षधर लोग थे उनका मानना था कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती और ब्रज भाषा में हो सकती है। तो गुप्त जी की भाषा शुरू में जो थी वह दोषपूर्ण थी थोड़ी, और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और काव्य रचना के योग्य थी, कोमल और सरल भाषा थी उनकी। फिर खड़ी बोली हिंदी को गुप्त जी ने परिमार्जित किया, परिष्कृत किया, तो वे खड़ी बोली हिंदी के निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। तो गुप्त जी ने कई छंदों और कई अलंकारों रसों का प्रयोग किया, तो भाषा को निरंतर निखारते रहने का उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। तो भाषा के क्षेत्र में उन्होंने किन किन का प्रयोग किया? छंदों, अलंकारों तथा रसों का प्रयोग किया उन्होंने, रस का प्रयोग। फिर हम देखते हैं काव्य के विषय के क्षेत्र में। तो गुप्त जी का जो काव्य है वो कोई एक ही वर्णित विषय नहीं है। उन्होंने राम, कृष्ण, वैष्णव भक्ति, सिख, इस्लाम सभी पर उन्होंने अपनी काव्य को रचा है। जो भारत का जो अतीतकालीन सांस्कृतिक वैभव है, जो अतीत की जो संस्कृति है, उस पर उन्होंने काव्य की रचना की। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण वाली कविताएं भी रची, और मातृभूमि और राष्ट्रभाषा के महत्व को उन्होंने प्रचुर मात्रा में अपनी रचनाओं में रेखांकित किया है। तो उनकी जो भारत भारती रचना है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की जितनी प्रेरणा दी उसने, उतनी सबकी रचनाएं मिलकर भी नहीं दे पाती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं काव्य के रूप के क्षेत्र में। तो उन्होंने खंड काव्य, सभी रूपों में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जैसे खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, आदि लिखे। इतिवृत्तात्मक रचना पद्धति जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इतिवृत्तात्मक रचना पद्धति के साथ साथ लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शैली में भी इन्होंने लिखा है। तो उनकी जो काव्य है उनका, उसमें उपचार वक्रता और मानवीकरण आदि से ओतप्रोत जो रहस्यात्मक संकेत भी दिए गए हैं। इसमें मानवीकरण किया गया है, वह चाहे प्रकृति का हो चाहे अन्य क्षेत्र में। उनकी जो यशोधरा है या द्वापर है, विष्णुप्रिया है, जय भारत है आदि जो है, उनमें नए नए उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोगवादी विचारधारा को भी उन्होंने आत्मसात किया। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रयोगवादी विचारधारा, नए नए प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किए। फिर जो यशोधरा इनका खंड काव्य है, हमने पढ़ा था, उसमें गीत, कविता, नाटक, गद्य, पद्य सभी कुछ है, और ये एक खंड काव्य है और चंपू काव्य भी है। चंपू काव्य क्या होता है? जो संस्कृत में काव्य रचा जाता है वह चंपू काव्य जो है संस्कृत में रचे जाते हैं। उनके नाटक, गीति नाट्य भी रचे गए, और इतिवृत्तात्मक शैली और गीति शैली में भी उन्होंने काव्य रचना की थी। तो इस प्रकार उन्होंने हिंदी का जो काव्य साहित्य है उनको उसका संवर्धन किया था। फिर देखते हैं हम समाज के हित में। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें जो बड़े चरित्र थे, उदात्त चरित्र थे, उनको प्रधानता दी।
गांधीवादी होने के कारण वे देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा व्यक्त की उन्होंने। वे गांव, शहर, जनपद, अरण्य सभी के सामाजिक जीवन के पक्ष चल रहे थे। तो इसी कारण वे अपने कवि कर्म को समाज की ओर उन्मुख बनाने में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने अन्य कवियों की तरह इसी दृष्टि से मार्गदर्शन भी किया। उनकी जो रचना है नहुस, किसान, प्रदक्षिणा, झंकार, जय भारत आदि जो रचना है उनमें अपनी समाजोन्मुखी काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति उन्होंने प्रदान की। तो इस संदर्भ में उन्होंने राजा प्रजा की जो सामंजस्य होता है या समाज हित के लिए उन दोनों को उन्होंने राजा और प्रजा को बराबर आवश्यक बताया है। तो इस तरह उनके काव्य की ये विशिष्टता मानी जाती है कि समाज के हित में उन्होंने काव्य रचना की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने कालक्रम के अनुसार अपनी क्षमता को व्यक्त करके राष्ट्रीय जागरण को मुखरित किया। उनकी आधुनिक हिंदी काव्य को भाषा, शैली, काव्य रूप, भाषा, शैली और काव्य रूप, वर्ण विषय, पात्रों की विविधता और समाज के हित की जो उनके भाव थे उसको उन्होंने सफल बनाने का प्रयास किया। जो ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी उनसे लेकर के प्रयोगवादी जो कविताएं हैं उनका सृजन उन्होंने किया। तो उनकी जो काव्य उत्थान है उसका सर्वोच्च शिखर साकेत में दिखाई दिया। तो गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने पंचवटी खंड काव्य की रचना भी की और पुराने सत्य को, विचारकों को, दार्शनिकों, जो राष्ट्र नेता हैं उन्होंने उनके दर्शन की भाषा में गद्य की शैली को व्यक्त किया था। और छायावादी कवयित्री जो है महादेवी वर्मा वेदना और करुणा के गीत गाती रही और निराला ने राग विराग और फिर सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति के निरीक्षण किया, प्रकृति प्रधान रचनाएं उन्होंने की। तो उसी प्रकार गुप्त जी भी समय के साथ साथ काव्य के जो अपने विषय हैं वो बदलते रहे। उन्होंने रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों पर आधारित रचनाएं लिखी। फिर उसके बाद मध्यकाल में उन्होंने राजपूत संस्कृति से संबंधित और बौद्ध धर्म या बौद्ध परंपरा से संबंधित, फिर सिख परंपरा से, मुस्लिम परंपरा से संबंधित, फिर मध्यकाल के बाद उन्होंने आधुनिक काल में व्यक्तियों और समस्याओं से संबंधित काव्य रचे। उन्होंने परस्पर विरोधी परंपराओं में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने समय के अनुरूप जो पौराणिक आख्यान हैं उनमें लौकिक और अलौकिक तत्वों की व्याख्या नए प्रतीकों से, नई भाषा शैली के रूप में, नए रूप रंग में उन्होंने किया। तो समय के अनुसार गुप्त जी की जो भावनाएं हैं और जो काव्य प्रणाली है वह बदलती गई और उन्होंने एक उनका जो वह कवित्व है उनके राष्ट्र कवि होने की योग्यता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है। वे समय के साथ साथ समाज में परिस्थितियों में आते गए और परिवर्तन को ध्यान में रख करके काव्य रचना करते गए। तो इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य में या हिंदी काव्य में गुप्त जी का योगदान इसको हमने भली भांति समझा।